हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि आप लोग ये सभी जानते होंगे कि जो लॉज ऑफ मोशन दिए गए हैं वो न्यूटन के थ्रू दिए गए हैं। तो हम इसके अंदर हम लोग तीन लॉ जो दिए हैं न्यूटन ने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार फटाफट से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फोर्स, और हमें पता है फोर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसकी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को हिट, पुश या पुल कर दिया जाता है, राइट। तो वो था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट फोर्स का। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। तो अब हमने देखना है कि जो मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो मोशन के वाले ऑब्जेक्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें हम लोग, तो पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे अगर हम बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाई जाए जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाए। से फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल चला रहे हैं, चलाते चलाते आप लोगों ने पेडलिंग बंद कर दी, लेकिन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली जो आपकी साइकिल मूव कर रही है तो उसे मूव करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखेंगे आपकी साइकिल रुक जाती है। रीजन बीइंग उसके ऊपर एक अनदेखी एक फोर्स लग रही है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आपके बाइसिकल के टायर्स और रोड के बीच में एक रगड़, एक फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन आपकी स्पीड को धीरे धीरे रिड्यूस कर देगी एंड योर ऑब्जेक्ट और बाइसिकल विल कम टू रेस्ट। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगाई दी गई। दूसरी बात, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो सपोज करिए मेरे हाथ में ये पेन है, ये रेस्ट पे, कहीं मूव नहीं कर रहा, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा ये ऐसे ही रहेगा, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाई ये अब ऑब्जेक्ट गिर गया। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। वो फोर्स कई बार दिखती है और कई बार नहीं दिखती है उसका, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर दिखाई देता है। तो हम देखिए इससे पहले कि लॉ क्या कहता है और इसमें क्या चीजें कंसीडर होंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इट विल कंटिन्यू, रहेगा किसके अंदर, स्टेट ऑफ रेस्ट में और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहेगा, मूव करते रहना चाहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए तब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। लाइब्रेरी में आप गए होंगे, आप देखो कई सारी बुक्स हैं, और कई बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें हम 2-2 साल 3-3 साल तक हाथ तक नहीं लगाते, तो बुक्स जहां हैं वहीं की वहीं रहेंगी। तो दे आर एट रेस्ट, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन अगर हमें कोई बुक निकालनी है लाइब्रेरी से, हमें अलमारी खोलनी पड़ेगी और उसे फोर्स लगा के उस बुक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, बुक को रेस्ट से मूवमेंट में ले आए, बुक खोली, पढ़ी, तो इसमें क्या होगा, तो यू हैव अप्लाइड फोर्स। तो आपने रेस्ट से क्या चेंज कर दिया, उसको मूवमेंट में ले आए। तो एक ये लॉ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने स्टेट चेंज करनी है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मूव कर रहा हो, अगर आपने उसकी स्टेट चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आती बात दूसरी चीज, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। ये हमने कॉमन बहुत फिनोमेना देखा, हमने रेगुलरली हम देखते हैं कि अगर हम ये लगा रही है बस में हम लोग खड़े हैं, किसी हम लोग जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग किसी सपोर्ट को लेके पकड़ के खड़े होते हैं बस के अंदर। रीजन भी कि जैसे ही बस एकदम इमीडिएटली स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है, तो जो लोग हैं पीछे की तरफ मूव करते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। इसका रीजन भी एक इसी ऊपर बेस्ड है कि जैसे ही आप रेस्ट पे खड़े हैं, आपकी बस रेस्ट पे है तो आप लोग रेस्ट पे खड़े, हमने कोई सपोर्ट पकड़ रखा है, जैसे ही बस चलेगी तो आपकी बॉडी का जो लोअर बेस वाला पार्ट है, लेग्स वाला पार्ट, वो बस के साथ साथ मूव करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो मूव करे। लेकिन आपका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पे है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट पे रहे, लेकिन जब लेग्स मूव करने लग गई बस के साथ साथ तो आपके अपर वाले पार्ट को ही मूव करना पड़ेगा। तो लेग्स अगर आगे जाएंगी तो आपकी पूरी बॉडी भी आगे चली जाएगी। इसीलिए जब एक बार बस शुरुआत होती है तो लोग पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। इसीलिए जब भी हम खड़े होते हैं तो कहा था कोई ना कोई सपोर्ट पकड़ के खड़ी हुई है, क्योंकि दैट इज ड्यू टू लोअर पार्ट मोशन में आ गया बस के साथ साथ, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट पे है और रेस्ट पे रहना चाहता है, लेकिन बस चल पड़ी तो वो रह नहीं पाएगा, इसलिए उसके अपर पार्ट को भी आगे मूव करना पड़ता है लेग्स के साथ साथ। इसीलिए जो पैसेंजर्स खड़े होते हैं बस में उनको पीछे की तरफ झटका लगता है।
तो ये है अब एक एग्जांपल इसी लॉ का। एक और है इसी का, देखिए सेकंड, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अगेन फिर वही कंसेप्ट, फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स। बस चल रही है, आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट में है, लेकिन एकदम से ब्रेक लगा दी गई, कोई चीज आगे आ गई या ड्राइवर को एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी, तो क्या होगा, जितने पैसेंजर्स है वो आगे की तरफ गिर पड़ेंगे। रीजन बीइंग, लोअर पार्ट है, बस के साथ पूरी बॉडी चल रही है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाई आपकी जो लेग्स हैं वो क्या हुई, वो वहीं की वहीं रुक गई। लेकिन अपर पार्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन फोर्स लगा के ब्रेक लगा दी गई तो आपकी बॉडी, आपका लोअर पार्ट तो रुक गया लेकिन अपर पार्ट मोशन का, इसीलिए आपको आगे की तरफ झटका लगता है। चलेगी तो पीछे का झटका, और चलते चलते रुकेगी तो आगे का झटका। सिर्फ इस चीज का फर्क है कि अपर पार्ट जो उसको आपकी बॉडी को जो उसमें कंडीशन दी गई है वो उस कंडीशन से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन सीधी सी बात है जब वो निकलेगा बाहर तो ये लगा लीजिए उसको फोर्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सिंपल सी बात करें तो ये जो लॉ है कंप्लीटली एक टर्म के ऊपर बेस है जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया। देखिए ये रहा इनर्शिया। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज दिस इनर्शिया और ये लॉ इस पे बेस क्यों है। इनर्शिया एक हर एक ऑब्जेक्ट की खुद की एबिलिटी है जिसके थ्रू वो चाहता है कि उसकी जो स्टेट है उसे चेंज ना किया जाए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मूव करता रहना चाहता है, दैट इज इनर्शिया। तो मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट को चेंज ना करने की एबिलिटी। आपको मैं सिंपल से बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर हम लोग रामायण की बात करें तो आपने देखा होगा कि रामायण में जो रावण का बड़ा भाई था कुंभकर्ण, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था। तो 6 महीने सोता था तो उसे उठाने के लिए बहुत कुछ किया था, ढोल बजाते थे, बाजे बजाते थे, बहुत कुछ करते थे और एंड में खाने की मिठाइयों की स्मेल से वो उठ जाता था। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कुंभकर्ण है वो सो रहा है तो वो सोते रहना चाहता है, इनर्शिया है उसके अंदर, स्लीपिंग, अभी सो रहा है तो मुझे मतलब ही इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, लेकिन हमने फोर्स लगा के, धक्के लगा के, खुशबू सूंघा के उसको उठा दिया, तो हमें फोर्स लगानी पड़ी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। वही चीज होती है कि रावण जो कुंभकर्ण है वो सोते रहना चाहता है, तो दैट इज इनर्शिया, और वो नहीं चाहता कि उसे उठाया जाए। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो चाहता है उसे मूव ना कराया जाए, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो चाहता है उसे रोका ना जाए। तो ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट को चेंज ना करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा के, मैंने बताया ना कि अगर रुका हुआ है तो मोशन में आएगा और मोशन में है तो रुक जाएगा जब तक उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो इनर्शिया भी यही चीज है। देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी जो स्टेट है उसे चेंज कर सके। इनएबिलिटी, वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट को चेंज किया जाए। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन हम लोग फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज करते हैं। तो ये लगा लीजिए इनर्शिया उसकी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब आती बात इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनर्शिया किसके ऊपर बेस्ड है, आपके वेट के ऊपर, मास के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। आप एक सिंपल सी बात बताइए, एक छोटा सा कंकड़ है, एक छोटा सा पत्थर है, सड़क पे पड़ा होता है, आप उसको पैर मारते हैं तो दूर तक लेटता हुआ चला जाता है। लेकिन अगर आपके सामने इतनी बड़ी चट्टान आ जाए, उसको पैर मारोगे तो क्या होगा, चट्टान तो हिलेगा नहीं लेकिन आपके पैर में मोच जरूर आ जाएगी। तो वही सिंपल सी बात कहते हैं ना कि चट्टान का कुछ जाना नहीं और हमारा कुछ बचना नहीं। वही कैसे होगा इसके अंदर कि छोटे से कंकड़ को पत्थर मारा तो और दूर तक लेटता चला गया, लेकिन अगर आपने किसी बहुत बड़ी रॉक को पत्थर मारा तो रॉक को तो कुछ होगा नहीं, आपका पैर उल्टा टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनर्शिया ज्यादा किस में हुआ, रॉक में, कि आपके पांव मारने के बाद भी वो वही का वही है, टस से मस नहीं हुआ। तो दैट इज इनर्शिया। तो जितना बड़ा, जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मतलब ये लगा लीजिए इट इज मेजर्ड बाय मास, मास से ही मेजर करते हैं और ये मास के ही प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला की बात करें, मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इसका मतलब a heavier object has more inertia than the lighter object। तो मतलब heavier object का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा और लाइटर ऑब्जेक्ट का कम होगा। तो हम लोग सिंपल सी बात है, मास से उसके वेट से पता कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का कितना इनर्शिया होगा। अब आधी बात इसके अंदर, लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी 3 अलग अलग तरीके का होता है। तो इसमें पहला एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज किया जाए। इसका मतलब द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और अपोज करेगा कि हम उस पर कोई फोर्स लगाएं और उसकी स्टेट को चेंज करेंगे तो वो नहीं करने देगा। ये तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका कॉमन एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स। एकदम से बस चल पड़ी तो अभी तक रेस्ट पे थे पैसेंजर्स भी और बस भी, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई और चलने लगी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रेक हो गया और लोग पीछे की तरफ गिर पड़े। तो पहला था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या होगा, पहले वाले में रेस्ट पे थे, मोशन में नहीं आना चाहते, इसमें मोशन में है लेकिन रुकना नहीं चाहते। तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। माइंडेड मोशन, पहले वाले में रेस्ट है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, दूसरे में मूवमेंट है तो मोशन में रहना चाहता है। तो इसका एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स। पर्सन और बस दोनों मोशन में है, जैसे ही ब्रेक लगाई मोशन रुक गई और जो लोग हैं वो आगे की तरफ गिरे। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो नहीं चाहता था कि मूव करती हुई गाड़ी को रोका जाए। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड और आखिरी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। सिंपल सी बात करें, अगर कोई बस या ट्रेन कोई कर्व लेती है रोड के अकॉर्डिंगली, या आपका जो ट्रेन का ट्रैक है थोड़ा कर्व्ड है, तो जैसे ही आपकी जो बस है टर्न लेती है तो आप जो पैसेंजर्स हैं वो सेंटर जो है सर्कल का उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड में गिर जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपकी बस कोई तीखा सा कट काटती मारे राइट की तरफ तो सारे पैसेंजर हैं लेफ्ट की तरफ गिर जाते हैं, और अगर लेफ्ट की तरफ टर्न मारेंगे तो सारे के सारे पैसेंजर्स राइट की तरफ मूव कर जाएंगे, खिड़की की तरफ इस तरह से गिर जाएंगे। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए, जब भी आपकी बस एक कर्व लेती है तो पैसेंजर्स विल फॉल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दे विल फॉल अवे। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब वो चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन मूव करते जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो इस तरफ गिर पड़ते हैं, या अगर इधर मुड़े तो इस तरफ गिर पड़ते हैं। रीजन बीइंग दे डोंट वांट टू बी इन दे वांट टू मूव अलोंग बट कैन नॉट मूव। तो वो चाहते हैं कि डायरेक्शन जैसे जैसे है वैसे वैसे हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती, इसलिए पैसेंजर सेंटर से दूर, सेंटर से हट के दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसी और बेस्ड है, तो फटाफट से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस की कई पेपर में आती है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, और इफ इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस और अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, राइट। और यानी कि उसके अंदर इनर्शिया की बात आएगी, ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए, लेकिन अगर कम मास होगा तो उसके अंदर में कम फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी इनर्शिया भी कम होगा। तो आई थिंक ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा और कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया भी क्लियर हो गया होगा। इसके टॉपिक के रिकॉर्डिंगली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक मेरे ख्याल से। अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखेंगे भी किस तरह से हम लोग क्या फॉर्मूला लगा के किस तरह से फॉर्मूला को डिराइव करना है, और उस डेरिवेशन से किस तरह से हमने फॉर्मूला लगा के किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब तक इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो एंड आई डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।